हेलो लीगल दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी सीसीएस का एलएलएम के लिए एंट्रेंस हुआ था उसकी आंसर की यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ की है। तो उस आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा जिन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो मैं जो क्वेश्चंस के नंबर बताऊँगा वो सीरीज़ क्यू से हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जिसका आंसर गलत दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि कितने चैप्टर्स हैं BNS 2023 में, जिसमें ऑप्शन ही सारे गलत हैं, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं 22, 23, 25, 21। जबकि जो सही आंसर है वो क्या है कि BNS 2023 में 20 चैप्टर हैं। अगर आप सिंपल कोई भी बेयर एक्ट उठाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 20 चैप्टर हैं, बट यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दिया ऑप्शन बी 23, जबकि 23 चैप्टर आईपीसी में थे ना कि बीएनएस में। तो ये क्वेश्चन तो गलत ही है, तो इसके नंबर सबको मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर गलत है वो है क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा सेक्शन बीएनएस का है जो ऑफेंस को डिफाइन करता है। ऑप्शन क्या थे, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। जो आंसर दिया है यूनिवर्सिटी ने वो दिया है ऑप्शन बी सेक्शन 3, बट ये आंसर भी गलत है क्योंकि सेक्शन 2 बीएनएस का डेफिनेशन को डिफाइन करता है। उसी डेफिनेशन में ऑफेंस की डेफिनेशन भी दिया गया है। तो अगर मैं बी प्रिसाइज बात करूँ तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 ये डिफाइन करता है ऑफेंस को। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा ना कि बी। तो ये आंसर भी चेंज होगा। अब जो नेक्स्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या है कि BNS 2024 यूजेस विच टर्म इंस्टेड ऑफ पुलिस, कि BNS जो है वो पुलिस के स्थान पर कौन सा टर्म यूज़ किया पुलिस की जगह। ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन ए इन्वेस्टिगेटर, बी पुलिस ऑफिसर, सी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, डी पुलिस पब्लिक ऑफिसर। और जो आंसर दिया गया आंसर की में वो है ऑप्शन ए यानी इन्वेस्टिगेटर। बट ये ऑप्शन मतलब ये आंसर भी गलत है। क्यों? पहली बात तो BNS 20 जो है मतलब BNS 2023 में कहीं भी ऐसा नहीं है कि पुलिस की जगह कौन सा टर्म यूज़ हुआ है। तो BNS में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बट अगर हम इसके आंसर में जाएंगे तो हमें BNSS में अगर जाएंगे तो वहाँ पे सेक्शन 35 है जो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सनस, और वहाँ पे पुलिस की जगह पुलिस ऑफिसर टर्म यूज़ हुआ है, पुलिस यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा ना कि ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी नॉट ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर BNS। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 5 ईयर, 7 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, और ऑप्शन डी है 10 ईयर्स। और जो आंसर दिया गया है की में वो है ऑप्शन सी डेट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। तो ये आंसर भी गलत है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो BNS में पहली बार डिफाइन किया गया 111 सेक्शन 111 में, क्योंकि आईपीसी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, तो एक नया सेक्शन था। अगर आप सेक्शन 111 का सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं और उसमें भी सब क्लॉज ए पढ़ते हैं तो उसमें ऑफेंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो ऑफेंस है उसमें पनिशमेंट की बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी बंदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट करता है तो उसको डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जब ही होगी अगर वो उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करते समय किसी बंदे की डेथ कॉज कर रहा है। अगर वो डेथ कॉज नहीं कर रहा है तो फिर इसका क्लॉज बी है जो डील कर रहा है, वो क्या बता रहा है कि अगर उस केस में अगर उसने डेथ नहीं कॉज की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हुए तो उसको मिनिमम 5 साल की सज़ा होगी, और जो मैक्सिमम क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो सकती है। और दोनों केसेस में फ़ाइन भी है। अगर डेथ कॉज कर दी तो 10 लाख का मिनिमम फ़ाइन है और सेकंड केस में 5 लाख का मिनिमम फ़ाइन है। तो अगर हम ऑप्शंस इस मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अनुसार जाएंगे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ कब हो सकता है, अगर आपने डेथ कॉज की है। पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया कि क्या है, डेथ कॉज की है नहीं की। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस जो दिए गए थे वो थे ऑप्शन ए मैरिज, ऑप्शन बी डावर, ऑप्शन सी गिफ्ट, ऑप्शन डी वक्फ। जो आंसर यूनिवर्सिटी ने की में दिया है वो ऑप्शन डी दिया हुआ है वक्फ, जो कि ऑप्शन ठीक है, नो डाउट ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इशू क्या है
कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस है ये अदर कंटेक्स्ट में भी यूज़ होती है। तो ऑप्शन सी गिफ्ट भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ऑप्शन सी भी ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस होता क्या है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस है ना, ये एक फ्रेंच फेज से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है एज नियर एज पॉसिबल। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो प्राइमरीली तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए यूज़ होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, अगर मान लो किसी बंदे ने कोई ट्रस्ट इंस्टीट्यूट कर दिया, कोई ट्रस्ट बनाया, ठीक है, बट अब उस ट्रस्ट में कोई इशू आया, तो जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया था वो जो ट्रस्ट है वो उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहा, या जो पर्पस था वो इम्पॉसिबल हो गया, या पॉसिबल ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल हो गया, या अब वो जो पर्पस था वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम उस ट्रस्ट का जो पर्पस है उसको थोड़ा बहुत क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, जिससे क्या है कि जो डोनर का जो चैरिटेबल इंटेंट था वो प्रिजर्व रहे। ऐसा ना हो कि जो उसका चैरिटेबल इंटेंट है वो ही गायब हो जाए उसके इम्प्रैक्टिकलिटी की वजह से या इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस काम में आता है। तो अगर आप एसेंशियल्स ऑफ साइप्रस डॉक्ट्रिन की बात करेंगे तो ये वही एसेंशियल्स हैं कि ये इनेबल कर रहा है कोर्ट को कि कोर्ट जो है, जो टर्म्स हैं किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के या विल के या गिफ्ट के, उनको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कि जो उनका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। इनका ओरिजिनेबल जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्व रहे, वो मतलब ख़त्म ना हो, है ना, किसकी वजह से। और उसको जब ये मॉडिफाई कर रहा है तो कोर्ट क्या देखेगा कि चैरिटेबल इंटेंट क्या था डोनर का, और अब वो जो इंटेंट था वो कैसे इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल हो गया है, और जो हम मॉडिफिकेशन कर भी रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात तो मॉडिफिकेशन कितना करना है कि एज नियर एज पॉसिबल, और वो इतना करना है कि वो जो स्पिरिट था ट्रस्ट के उससे अलाइनमेंट रहे, ठीक है, उससे अलाइन रहे। और डी में क्या देखना है कि जुडिशियल ओवरसाइट रहेगा ट्रस्ट के ऊपर। तो ये एसेंशियल्स को ध्यान में लगा के हम डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस को अप्लाई करते हैं ट्रस्ट के केस में, विल के केस में, गिफ्ट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस यूज हो। तो इन क्वेश्चंस पे आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन को रेज करना कैसे। तो CCSU एंट्रेंस 2025 ये एक मेल आईडी है। इस पे आपको अपनी सीरीज़ और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है वो रेज करना है, आपको अपने ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, और साथ में कुछ प्रूफ भी सबमिट करने हैं। जो आपके राइट आंसर आप बता रहे हो उसके प्रूफ, तो आप डायरेक्ट से अपना फ़ोटो वगैरह खींच के अपने सबमिट कर सकते हो, उसको इनक्लोज कर दो मेल में, और आप अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर दो। 16 अगस्त लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन रेज करने की। उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी जिस पे कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उस रिवाइज्ड आंसर की के बेस पे आपका LLM एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, तो जहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस मतलब मेरिट लिस्ट के साथ साथ एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।